Hello students, welcome to Chetan Bharat Learning. Today we will discuss geography questions जो कि PCS मेंस GS1 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू पंजाब जियोग्राफी। डिस्कस द इश्यूज अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन पंजाब। बच्चे 100 वर्ड्स में हमें ये आंसर लिखना है। ओके हम क्या लिख सकते हैं? हमें हमसे पूछा गया है, देखो पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि पंजाब में वाटर रिसोर्सेज की दिक्कत है, वाटर एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो यहां पर पूछा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और सस्टेनेबिलिटी में, यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी देखनी है और एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है। तो वो हमें कुछ इश्यूज जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं इस चीज को। आइए हमें उस चीज पे बात करनी है। क्या बोला हमने कि पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, ओके सस्टेनेबिलिटी, तो इसको ये अफेक्ट हो रही है चीजें। अब इनको अफेक्ट करने वाले इश्यूज को हमें डिस्कस करना है। तो एक तो इशू सेम ही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि यार वाटर रिसोर्सेज का सबसे बड़ा इशू है। क्लियर? आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं इसको। अब इस आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज पे हम बात करेंगे, कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे कर। बच्चों यही आपकी टेक्निक भी होनी चाहिए कि सबसे पहले ऐसे ही आप क्वेश्चन को ब्रेक कर ले कि मुझसे पूछा क्या है और मैं क्या लिख पाऊंगा इस आंसर पे, या लिख पाऊंगी इस आंसर में। ओके देखो इस क्वेश्चन पे आइए बात करते हैं। देखो पंजाब को अगेन हम वैसे स्टार्ट करेंगे। पंजाब इज, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूंगा, पंजाब हिस्टोरिकली इज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। अगेन सेम लाइन, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, पंजाब जो था ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया था। क्लियर? बट अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अब पंजाब में हमें काफी इश्यूज देखने को मिले हैं। ठीक है, अब पंजाब में हमें क्या देखने को मिला है? इशू देखने को मिला है। इवन कि पंजाब हिस्टोरिकली बात करूंगा तो इंडिया को होस्ट कर रहा था। तो इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम जो था भारत का, उसका उसका मेन, अगर मैं बोलूंगा तो मेन उसको होस्ट कर रहा था। तभी इसी प्रोग्राम से ही पंजाब क्या बना था? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बना था। ओके बट पंजाब में क्या हमें दो तरह की दिक्कत होने लगी। पंजाब में हमारे पास इकोलॉजिकल हमें क्राइसिस देखने को मिला, यानी इकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिला, एंड हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेस दोनों हमें देखने को मिला पंजाब में। क्यों देखने को मिला? ड्यू टू विच इज अगर मैं थोड़ी बात करूंगा, है ना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं की गई थी एग्रीकल्चर में। ओके तो ड्यू टू अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ड्यू टू अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। बच्चों ये हमें, इस पॉइंट को हम ऐसे टैकल कर सकते थे कि इंट्रो पार्ट में हमने बताया कि पंजाब जो है वो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया है। इवन पंजाब इज ऑल्सो होस्टिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया, बट now Punjab is facing ecological stress and the economical stress due to the unsustainable practices in agriculture. क्लियर? फिर आप बता सकते थे, क्या बता सकते थे फिर आप, कि क्या हमारे को अफेक्ट, कौन से इश्यूज ने हमारी, इश्यूज कौन से थे जिन्होंने इफेक्ट किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। बच्चे अगर मैं बात करूंगा कि वो कौन से इश्यूज हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से इशू हैं जो सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज द यील्ड स्टैग्नेशन। बच्चे यील्ड आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बॉन्ड यील्ड होता है इकोनॉमी में, है ना। यील्ड मतलब कि जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, जो एंड में हमारे पास प्रोडक्टिव निकल के आ रहा है, उसको बोलते हैं यील्ड। तो पंजाब में अगर मैं बात करूंगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर इसने होस्ट किया तो यहाँ पर ज्यादातर जो हाई यील्ड वेराइटीज थी, अब वो बच्चों स्टैग्नेट हो चुकी हैं। स्टैग्नेट मतलब कि अब वहां पर उनसे यील्ड आना वो रुक चुका है। ठीक है, अब वो जो क्रॉप वेराइटीज थी, उनसे उनसे जो प्रोडक्शन आ रही है, यील्ड आ रही है, कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो चुकी है। क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूंगा, अब ये जो
जो उस टाइम पे सीड्स यूज हुए थे, 1960s की बात कर रहा हूं मैं, 1970s में, तो वहां पर अब जो है हमें क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिला है, अब हमें हीट वेव्स भी देखने को मिल रहे हैं, अब हमें मल्टीपल, है ना, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, तो ये मल्टीपल हमें इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो यील्ड आना चाहिए कहीं ना कहीं वो रुक चुका है। क्लियर? देन इज राइजिंग इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट राइज कैसे होगी, क्या होगा बच्चे, अगर हम बात करेंगे कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी या उनकी क्वालिटीज में भी फर्क पड़ा है। क्वालिटीज में फर्क पड़ा है कैसे बच्चे, बहुत, अगर मैं बात करूंगा कि अब अगर यील्ड स्टैग्नेट हुआ है, मतलब कि सीड्स में भी अब दम नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात, क्रॉप जो वैरायटीज है वहां पर भी दिक्कत आ रही है ना, क्रॉप की जो वैरायटीज हैं वहां पर भी इश्यूज आ रहे हैं, ये लगातार हमें चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, हीट वेव्स होगी, ये होगी, तो इससे क्या हो रहा है कि यील्ड में जब दिक्कत आती है तो फार्मर को लगता है कि यार फर्टिलाइजर की दिक्कत ज्यादा है, तो फर्टिलाइजर की दिक्कत ज्यादा है, यानी फर्टिलाइजर की क्वालिटी में भी हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो भर भर के क्या कर रहा है, वो फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, जिस कारण उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है बच्चों। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में इशू आ रहा है, वो डेट में जा रहा है, जब डेट में जा रहा है तो उसके पास उतना पैसा नहीं हो रहा कि वो उस चीज को और ज्यादा उस पर बेहतर काम कर सके। देन इज मोनोकल्चर वल्नरेबिलिटी। बच्चों, जो मोनोक्रॉपिंग आप कर रहे हो, मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि साल में दो ही फसलें लगा रहे हो, एक खरीफ की एक रबी की, मतलब कि उसमें, सॉरी, उसमें क्या हो रहा है कि आप गर्मियों में राइस लगा रहे हो, फिर आप सर्दियों में व्हीट लगा रहे हो, बस ठीक है, यही है आपके पास, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं मिट्टी को खराब कर रहा है। मोनोक्रॉपिंग से जो अडाप्ट, जो वहां की मिट्टी होगी वो कहीं ना कहीं खराब भी हो रही है, और ऊपर से उतना प्रोडक्टिव यील्ड भी नहीं दे पा रही है। तो बच्चों, ये हमारे हो गए जो इश्यूज अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी अगर हम, सॉरी, पंजाब की प्रोडक्टिविटी, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन आगे हम बात करेंगे कि कौन से इश्यूज हैं जो सस्टेनेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। बच्चे, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, जो हमने अभी पीछे वाटर रिसोर्सेज पढ़े हैं, वाटर रिसोर्सेज, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो अब हमारे पास लॉट ऑफ कंटेंट है यहाँ पर लिखने के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन की अगर मैं बात करूंगा, सॉइल डिग्रेडेशन की, तो ये हमने बता दिया कि मोनोक्रॉपिंग विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, सॉइल डिग्रेडेशन, तो मोनोक्रॉपिंग यानी अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उससे सॉइल भी खराब हो रही है, और जितनी ज्यादा सॉइल होगी उतना ही, जितनी सॉइल खराब हो जाएगी यानी वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी। जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में चली जाएगी तो आप क्या करोगे, तो आप उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर पुट ऑन करोगे, फर्टिलाइजर पुट ऑन करोगे तो वो वैसे ही मिट्टी खराब हो जाएगी। ओवर फर्टिलाइजर विच लीड्स टू द सेलिनिटी, तो मिट्टी बहुत ज्यादा सेलाइन हो जाएगी बच्चे, तो ये भी है। अब दिक्कत है इसमें, मैं एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। तो जब फार्मर्स के पास नॉलेज ही नहीं है तो फार्मर्स को पता ही नहीं लग रहा कि यार कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है ना, बस ठीक है, सरकार से अगर सब्सिडी मिल रही है, उसमें आ रहा है तो डाल देते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देन इज स्टबल बर्निंग। बच्चे, स्टबल बर्निंग एग्रीकल्चर को क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं स्टबल बर्निंग गैसेस का रिलीज कर रही है इनटू द एटमॉस्फेयर, इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, और विच लीड्स टू, इससे बच्चों क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। ओके, इससे बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे दिल्ली वाला तुम एग्जांपल डाल सकते हो कि वहां पर एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एग्रीकल्चर का जो सस्टेनेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी। देन इज डिक्लाइनिंग वाटर क्वालिटी। बच्चे, जब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज करोगे तो उसके बाद में जो उसका रन ऑफ होगा, जो रन ऑफ होगा वो कहाँ जाएगा सर, किसी लेक में जाएगा, किसी पोंड में जाएगा, तो वहां पर वो एक दिक्कत कर देगा जिसका नाम होता है यूट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर यूट्रिफिकेशन की दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। तो बच्चों, ये वाले आपको पॉइंट्स ऐड करने पड़ने थे आपके आंसर के लिए, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और ये हमें थोड़े से पॉइंट ऐड करने पड़ने थे इसके लिए। आपका 100 वर्ड में आराम से ये आंसर लिख पाते आप लोग। ओके, कंक्लूड कैसे करना था कि यार देखो, हमारा जो
अगेन वॉल्यूम सेंट्रिक प्रोडक्शन है, उसको हमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव प्रोडक्शन हमें करना है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो ये हमारा कंक्लूजन में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता। बाकी आप बता सकते थे कि अगर हम जो है इरिगेशन को अच्छा बेहतर कर ले, अगर हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर मैं बात करूंगा जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, इवन कि हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव को भी लेके आए हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को लेके भी हमने बहुत सारे नए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। और वाटर क्वालिटी को लेके भी, इवन कि मैं तो बोलूँगा कि आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते थे इसमें कि कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उनको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप एक के आंसर को बेहतर बना सकते थे, आपका जो आंसर होगा एक बेहतर कंक्लूड हो सकता था। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।